दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूं क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से ताज़ा खबरों के साथ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रामपुर में 167 जोड़ों की शादी संपन्न हुई। यहां पर 117 दूल्हा दुल्हनों ने अग्नि के 7 फेरे लिए तो वहीं पे 50 दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को कबूला। ये घनश्याम सिंह लोधी यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं जो अभी एमपी बने हैं रामपुर के। इसके अलावा रामपुर जिलाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये देख सकते हैं कि ये दूल्हा दुल्हन को एक बहुत ज़रूरी सामान का पैकेट दिया जा रहा है। जिस तरह से वो शादी के बाद में जो ज़रूरत पड़ती है, ये काजी साहब बैठे हुए निकाह पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर ये पंडित जी हैं जो अपने विधि विधान के अनुसार अग्नि के 7 फेरे दिलवाने के बाद में दूल्हा दुल्हन को लिए वहाँ पे जो भी हैं अपने महालक्ष्मी विजय सर्वदाय नमः स्वाहा पंथानम सुभदा पचास वर्ष की आयु वाले सरकार के लिए गैर उपयोगी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए योगी सरकार हो गई है सख्त। उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए जिनकी आयु 50 वर्ष से पार हो चुकी है और जो कार्य में अपनी शिथिलता बरतते हैं या जिनके पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या जो शारीरिक तौर पर अक्षम हो चुके हैं। ऐसे को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं। आरएलडी के प्रवक्ता ने इसमें ख़ास प्रतिक्रिया दी है। देखिए ये हमारी ख़ास रिपोर्ट जो हमें यूपी तक के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसमें वो तमाम बातें बताई गई हैं जिसका यहाँ जिक्र है। देश में 50 साल से अधिक उम्र के दागी कर्मचारियों को विभाग से जबरन रिटायर्ड करने की कवायद शुरू हो गई है। लंबे समय से विभाग के लिए कथित तौर पर बोझ बन चुके कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट देने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में एक लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसे इस महीने तक करके संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा। क्या सच में सरकार विभाग के लिए कथित तौर पर बोझ बन चुके कर्मचारियों को बाहर करने के लिए इस नियम का कड़ाई से पालन करवा रही है, या फिर विपक्षी दलों ने जो आरोप लगाया है कि सरकार राजनीतिक एजेंडे पर काम नहीं करने की वजह से कर्मचारियों को रिटायर्ड कर डरा रही है? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? क्या कहता है जबरी रिटायरमेंट का कानून? इन सब तथ्यों को जानने के लिए यूपी तक की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कई लोगों से बात करने की कोशिश की। तो बात कुछ ऐसी है कि 5 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को एक आदेश जारी करते हैं कि 31 मार्च 2022 को जिन कर्मचारियों ने 50 साल की उम्र पूरी कर ली है उन कर्मचारियों की डिपार्टमेंट के हिसाब से लिस्ट तैयार की जाए। इजरायली परफॉर्मेंस असेसमेंट के हिसाब से लिस्ट तैयार हो, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा खुद रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पर हैं। ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में सवाल उठने लगे कि बड़े अफसरों को रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन मिल रहा है तो वहीं छोटे कर्मचारियों को जबरन रिटायर्ड किया जा रहा है। सरकार कर्मचारियों में अपना खौफ पैदा कर एजेंडा चलाना चाहती है। आरएलडी ने आरोप लगाया कि इस अभियान से सरकार कर्मचारियों में खौफ पैदा करना चाहती है। एक तरफ प्रमुख सचिव को रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन देकर तैनाती कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। सरकार की मंशा बहुत इसमें स्पष्ट है। सरकार चाह रही कि उनके एजेंडे को जो लोग लागू कर पाएं, जो उनका आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है उसको जो लोग लागू कर पाएं उनको तो सेवा में रखेंगे वो, लेकिन जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आड़ में सरकारी सेवा से विमुख किया जा रहा है। आप देखिए, कभी भी उत्तर प्रदेश की अगर हम इस विशेष तौर पर बात करें तो जो मुख्य सचिव है उसको आप एक्सटेंशन देते हैं, उसको सेवा विस्तार देते हैं, यानी विभागाध्यक्षों को तो मिल रहा है, लेकिन किसी और कर्मचारी को आपने सुना, किसी और अधिकारी को आपने ऐसे सुना जिनको सेवा विस्तार मिला हो? तो ये कहीं ना कहीं, और इसमें आप देखिए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये
आने वाले समय में जो जिसका रिटायरमेंट नज़दीक होगा वो 1 वर्ष फिर सरकार के लिए कार्य करता है और वो सरकार को उपकृत करता है। बदले में सरकार उनको इनाम के तौर पर 1 वर्ष का सेवा विस्तार देती है। कौन सा आप ऐसा पैमाना है जिससे आप कसौटी पे खरा उतारते हैं लोगों को कि ये इतना काबिल है कि इसको रखा जाए और इसको न रखा जाए? तो मेरी समझ में कहीं से, मुझे नहीं, आम जनमानस को नहीं समझ में आ रही। जो लोग सेवा से निवृत्त किए गए, यदि आप उनका पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कार्य में कहीं से कम दक्ष थे। दूसरा, सरकार अपनी ही चयन प्रक्रिया पर खुद प्रहार कर रही है। जब आप किसी चयन प्रक्रिया के तरह आयोजित करते हैं और उसमें किसी का चयन करते हैं, उसके बाद आपको 50 साल में ये यूरेका होता है कि ये तो काम करने में सक्षम नहीं है, तो आपने ऐसे लोगों को भर्ती कैसे किया था? दूसरी बात यह है कि जब आपने भर्ती कर लिया है, जो आदमी 50 वर्ष की आयु पे आ गया है, जिस समय देश के अंदर भयंकर बेरोजगारी है, हाहाकार मचा हुआ, उस समय आप उसको सेवानिवृत्त दे रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? अरे सरकार को अगर इस व्यवस्था को अच्छे से चलाना है तो मैं तो सरकार को एक सुझाव दे रहा हूँ, आप अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं करिए 50 वर्ष के लिए कि ये काम करने, नहीं, आप सिर्फ रिटायरमेंट की एज ही 50 वर्ष कर दीजिए। उससे क्या होगा कि लोग जल्दी रिटायर होंगे, जल्दी जल्दी भर्तियां खुलेंगी, नए लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा, युवा और तेज तर्रार लोग और अच्छा काम करने वाले आएंगे, सक्षमता बढ़ेगी। तो मुझे सरकार की इस पूरी प्रक्रिया पे, इस पूरी प्रणाली को मैं ये कहूँगा कि एक तुगलकी फरमान है ये एक अधिनायकवादी आदेश है, जिसमें आपके एजेंडा को जो पूरा करेगा आप उसको सेवा में रखेंगे, उसको विस्तार देंगे, जो और अच्छे से लागू करेगा उसको आप और एक्सटेंशन देंगे, और जो सरकार की कार्यप्रणाली पर वो चाहे सेवा में हो प्रश्न चिन्ह लगाएगा या अगर वो अपनी दक्षता से काम करेगा तो आप अनिवार्य सेवानिवृत्त देंगे। और ये दिखाने के लिए कोई काबिलियत और सक्षम नहीं था, सरकार अपना एजेंडा जाहिर करे। हालांकि इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन का कुछ और ही कहना है। वो कहते हैं कि विभाग के लिए डेडवुड यानी नॉन परफॉर्मिंग हो चुके कर्मचारियों को बाहर करने का नियम पुराना है, पहले भी सरकारें करती आई हैं, लेकिन कड़ाई से इसका पालन नहीं हुआ। मौजूदा सरकार इसका कड़ाई से पालन कर रही है। जो कर्मचारी भ्रष्ट हैं, दागी हैं, जो काम नहीं कर रहे, उनको विभाग से बाहर करने में कोई बुराई नहीं। देखिए, स्कीम बड़ी पुरानी है, जब मैं सर्विस में आया तब भी थी। इसका उद्देश्य ये है कि जो डेडवुड, जो बिल्कुल किसी योग्य नहीं रह गए हैं सरकार की सेवा के, शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं, उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, कई उसमें वो हैं। बेसिकली ये है कि डेडवुड मतलब कोई उपयोगिता अब उनकी सरकार के लिए नहीं बची है, विभाग के लिए नहीं बची है, तो उनकी स्क्रीनिंग इसमें होती है। इसमें ACR वगैरह देखे जाते हैं, करेक्ट्रोल वगैरह पूरा एग्जामिन होता है, और उसके बाद जो है कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचती है। तो जो जिसकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, जैसे कांस्टेबल की अपॉइंटमेंट अथॉरिटी SP है, सब इंस्पेक्टर की DIG है, और उसी तरीके से आगे IAS और IPS हैं, और डिप्टी SPs हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है IAS IPS की, तो उसमें वो UPSC और सबको रिकमेंडेशन जाती है। तो उसके तहत ये कमेटीज़ बनती हैं और अपनी रिकमेंडेशन देती हैं, फिर एग्जामिन होते हैं करेक्ट रोल, और तब उसके बाद कार्रवाई होती है। सर, इसमें सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारी आते हैं या IAS और IPS भी? नहीं, आप तो देख रहे हैं IAS IPS में भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं और आप किसी कोई उपयोगिता प्रदेश सरकार समझती है कि आपकी नहीं रह गई है, तो उन पर कार्रवाई होती है। सर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोगों को मतलब पहले ही चुन लिया जाए, क्योंकि 50 साल की उम्र उस समय पर मतलब परिवार सफ़र करता है। 50 साल की उम्र एक लेट हो गया, ऐसे लोगों को पहले ही छांट लिया जाए, एक ऐसी छन्नी लगाई नहीं, तो ये इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि ये पहले नहीं हो सकता है। वो ऑन मेरिट जो है, ये एक्शन समय समय पे होते रहते हैं। इसमें बर्खास्तगी भी होती है, विभागीय कार्रवाई के तहत भी बर्खास्तगी होती है। ये सब कार्रवाइयाँ तो पहले भी चलती रहती हैं। 50 पे एक जनरल फिक्स किया है कि एक देख लें कि उसके बाद वो सेवा करने योग्य, 60 साल तक चलने योग्य है कि नहीं है, शारीरिक रूप से सक्षम है कि नहीं। इससे परिवार सफ़र नहीं करता? नहीं, क्या परिवार सफ़र करेगा? अगर आप नाकारा साबित हो रहे हैं और आपकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो सरकार क्यों ढोएगी आपको तुरंत बाहर कर देना चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कंपलसरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत अपने पहले कार्यकाल में भी करीब 650 कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट दे दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा लगभग 450
पुलिसकर्मियों की संख्या थी, जिसमें से 200 हेड कांस्टेबल, 100 कांस्टेबल और 150 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल थे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने 3 IPS अफसर अमिताभ ठाकुर, राकेश शंकर और राजेश कृष्ण को भी उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जबरन रिटायर्ड कर दिया था। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारी हैं, जिनमें से 4 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल या उससे अधिक है। अब इस 4 लाख कर्मचारियों की संख्या में ही खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले कर्मचारियों को जबरन रिटायर्ड किया जाएगा। नियम की बात करें तो ऐसे कर्मचारियों के लिए डिपार्टमेंट वाइज स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। उस स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद विभाग के प्रमुख सचिव नियुक्त के साथ प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी इस अंतिम सूची को फाइनल करेगी। पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कमेटी के लिए DGP और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव शामिल होंगे। वहीं IAS और IPS के लिए उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर रिटायरमेंट की सिफारिश करेगी और भारत सरकार अंतिम फैसला करेगी। लेकिन इन तमाम नियमों और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद भी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे महासंघ के अध्यक्ष सतीश पांडे कहते हैं कि दागी और नॉन परफॉर्मिंग कर्मचारियों को विभाग से बाहर करने का नियम तो पुराना है, लेकिन अब अफसरों के चाटुकार ही नौकरी करेंगे और काम करने वाले बुजुर्ग कर्मचारी रिटायर्ड कर दिए जाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जापान के पूर्व हरदिल अजीज प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है। शिंजो आबे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत करीबी दोस्ती थी। देख सकते हैं कि किस तरह गर्मजोशी से दोनों हाथों में हाथ लिए खड़े हुए हैं और इस तरह के इनके कई फ़ोटोज़ हैं, कई मेमोरीज हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस संबंध में क्या कहा, सुनिए हमारी ख़ास रिपोर्ट। मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए शिंजो आबे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे। मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देता हूं। गुजारिश है कि खबर को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें और सबसे पहले जो खबर मैं ब्रेक करता हूं वो आप तक